हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बार किन्हीं एक जातक ने सवाल किया था कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जो है, इसके ऊपर थोड़ा-सा एक चर्चा करिएगा। वैसे तो ये इस समय इस चीज़ पे वीडियो बनाना इतना सही नहीं लगता, लेकिन फिर भी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ठीक है? पहले तो दिवंगत आत्मा को पूरी तरह से श्रद्धांजलि, उन्हें भगवान अपने चरणों में रख के आशीर्वाद प्रदान करें। यहाँ पे हम मोदी जी की कुंडली को ले रहे हैं और ये जो इवेंट हुई है, उनकी माता जी की जो डेथ हुई है, इस इवेंट को हम चार्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए किसी भी तरीके के दूसरे फॉर्मूलेज को यूज कर पाना इतना आसान नहीं होता, जितना आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के जीवन में होने वाली किसी इवेंट को पकड़ के चार्ट के रेक्टिफिकेशन को कर पाए। तो यहाँ पे हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि जो बर्थ टाइम हम लेके चल रहे हैं वो सही है या गलत है, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसमें बहुत सारे लोगों का ओपिनियन अलग-अलग है। कुछ लोग उनके जन्म समय को 11 बजे ले लेते हैं, कुछ लोग उनके जन्म समय को 9 बजे ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये जो 2 घंटे का स्पैन चेंज होता है, इसके अंदर हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। मैं बेसिकली 11:10 और 11:15 के आसपास का टाइम को यूज़ करता हूँ उनके जन्म के उसमें लेते समय। यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर सपोज ये कुंडली ठीक है मोटे-मोटे तौर पे, तो हम दशाओं पे ही सीधे जाएँगे, क्योंकि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन दशाओं के आधार पर ही किया जा सकता है। तो जो दशा नेचुरली हमें चंद्रमा से दिखाई दे रही है, वो परिस्थितियों को दर्शाती है। इसको आप लगन से भी लगा के चेक कर सकते हैं। अगर हम देखें तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मंगल की महादशा और फिर राहु की अंतर्दशा काम करती है। अब यहाँ पे पहली कंडीशन है, माता जी से सेपरेशन हुआ है, ठीक है? तो सेपरेटिस्ट प्लैनेट की कोई ना कोई दशा, अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर होने चाहिए। एक चीज और आएगा, माता का कारक ग्रह होता है चंद्रमा, तो वो भी कहीं ना कहीं दशा के बीच में नजर जरूर आएगा। अब सवाल ये उठेगा कि चंद्रमा की महादशा ली जानी चाहिए या मंगल की? तो हम कहेंगे मंगल की। मंगल की दशा यहाँ पे क्यों काम करती हुई नजर आती है? एक तो मंगल चंद्रमा के साथ बैठे हैं, साथ बैठे हुए ग्रह जो कि एक ही भाव को साझा करते हैं, तो वो तात्कालिक रूप से शत्रु होते हैं, ठीक है? तो मंगल का एक शत्रु प्रभाव काम करेगा चंद्रमा के ऊपर। दूसरा, मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो चौथे भाव के ऊपर है, तो मंगल अपने अंदर भाव से और भाव के कारक चंद्रमा दोनों को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद अगर हम देखें, थोड़ा सा पीछे आते हैं और नक्षत्रों के आधार पर देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि मंगल जो है वो विशाखा नक्षत्र में बैठे हुए हैं और नक्षत्र के स्वामी गुरु जो है उनका भी प्रभाव कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस के ऊपर है, ठीक है? तो इस हिसाब से मंगल की दृष्टि, मंगल का नक्षत्र में जो है नक्षत्र प्रभाव वो, और साथ साथ मंगल का चंद्रमा के साथ में होकर उससे तात्कालिक शत्रुता, ये महादशा में तीन चीजें इंपैक्ट कर रही हैं थिंग्स रिलेटेड विथ फोर्थ हाउस, ठीक है? और खासकर माँ, क्योंकि चंद्रमा माता के कारक होते हैं। फिर आ जाइए, अंतरदशा हमने देखी राहु की है। राहु के संबंध को देखेंगे, उत्तर भाद्रपदा। उत्तर भाद्रपदा जो होता है वो शनि का नक्षत्र होता है, तो राहु शनि के नक्षत्र से जुड़े हुए हैं, जो कि इस कुंडली में फोर्थ हाउस लॉर्ड भी है और थर्ड हाउस लॉर्ड भी है। तो कहीं ना कहीं शनि के साथ यानी कि फोर्थ हाउस के साथ संबंध राहु का अंतरदशा स्वामी का बन रहा है। दूसरा, राहु जहां बैठे हैं उसके राशि स्वामी जो है वो फोर्थ हाउस में जाके बैठे हैं, जो कि अगेन माता का कारक भाव है। राहु वक्र गति से चलने वाले ग्रह हैं, वो बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको 11 नंबर की राशि की तरफ। इसका मतलब है कि राहु का एक प्रभाव नेचुरली जो है वो टुवर्ड्स फोर्थ हाउस माना जाएगा। इतनी चीजें तो हो गई कि महादशा और अंतरदशा का पूरा प्रभाव फोर्थ हाउस से लेकर कनेक्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रत्यंतर दशा कौन है, तो चंद्रमा है। चंद्रमा हो गए माता के कारक, ठीक है, जो यहाँ पे सीधे सीधे भाग्य के स्वामी होते हैं। इसके बाद फॉर्मेशन है वो है राहु की सूक्ष्म दशा, और राहु का प्रभाव अगेन सेम, क्योंकि मंगल और राहु ये दोनों ही चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं। राहु की दृष्टि से चंद्रमा को सेपरेट करने की कोशिश, ठीक है? दूसरे तरफ पे मंगल के साथ होने पे भी दोनों सेपरेटिस्ट नेचर के ग्रह हैं, तो चंद्रमा से सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों की दशा। और इसी में चंद्रमा, चंद्रमा के बाद फिर से आपके राहु की दशा जो चंद्रमा से सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। लास्ट में आ जाती है शनि की दशा, जो कि 29 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक काम करती हुई नजर आती है रात के 8 बजे से। तो कहीं ना कहीं ये जो है सूक्ष्म दशा के बाद प्राण दशाएं वो
थोड़ा सा इंगित करती हैं। 4th हाउस से रिलेटेड थिंग्स जो है वो 29 और 30 तारीख के दरमियान कुछ होनी चाहिए। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो ये फॉर्मेशन हमें यहाँ पे एक इंडिकेशन देता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हुई व्यक्ति के जीवन में नजर आती है। यहाँ पे अगर हम इसको इस लेवल तक लेके आ पा रहे हैं, शनि के लेवल पे, देहा तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्रूशियल हो जाता है। जैसे कि अब मीडिया में जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है तकरीबन 2:30 बजे के बाद से लेकर अप्रोक्सीमेटली बोला गया है 3 साढ़े 3 बजे के बीच। तो अगर मैं यहाँ टाइम लगा दूं तो 2:30 बजे से लेकर या 2:51 से लेकर सुबह के 5 बजे तक शुक्र का प्रभाव था। शुक्र जो है वो 12th हाउस लॉर्ड भी है और 7th हाउस लॉर्ड भी है, उनका प्रभाव था। ठीक है, तो ये जो चीज है यहाँ पर दशा के इस प्रभाव को लगा के देखा जाए तो टाइम मैचिंग की जाती है। इस टाइम मैचिंग को कहते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। जो चीजें मैंने लगन कुंडली पे लगाई, ये कहाँ पे पुष्टि होनी चाहिए अगर सही है जन्म का समय, तो वो पुष्टि स्पेसिफिकली उस डिविजनल चार्ट में होनी चाहिए जहां हम बात कर रहे हैं। क्योंकि लगन कुंडली तो बहुत ही सारी चीजों को लेकर चलेंगी। अभी यहाँ पे ये इवेंट नहीं होती, कुछ और हो जाता तो मेरे बयान कुछ और बदल जाते। क्योंकि ये सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि चौथा भाव माता को ही कनेक्ट करता है, मातृभूमि को भी कनेक्ट करता है। हो सकता है विदेश यात्रा हो जाती, कहीं दूर हटना होता। तो अब उसकी पुष्टि करेंगे हम D12 पेरेंट्स वाले चार्ट से। इसलिए जो डिविजनल चार्ट्स हैं उनकी अहमियत बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे हम टाइम चेंज करेंगे वैसे वैसे ये डिविजनल चार्ट्स चेंज होते जाते हैं। ठीक है ना। अब इसी बात को डिविजनल चार्ट पे लगा के देखते हैं। मंगल 12th हाउस में बैठे हैं, 12th हाउस के लॉर्ड हैं। ठीक है, कनेक्ट कर रहे हैं। इन्हीं की राशि में यहाँ पे गुरुदेव बैठे हैं जो कि इस पर्टिकुलर D12 चार्ट में 4th हाउस लॉर्ड है। 4th हाउस लॉर्ड होने का मतलब है मदर को रिप्रेजेंट करेंगे D12 चार्ट के अंदर। इसके बाद राहु, राहु का प्रभाव दिखा रहा है छठा घर। एक्सीडेंट हो जाए, बीमारियां हो जाएं, कुछ ऐसी बात हो तो राहु का प्रभाव छठा भाव काम कर रहा है। फिर आएगा चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो अष्टम को लेके चल रहा है। मैं ये बता दूं, अष्टम कभी भी मृत्यु नहीं देता, वो आयु का भाव है। उसका काम है लॉन्गेविटी को मेंटेन करना। मृत्यु देने के काम करते हैं या तो 7th हाउस या 2nd हाउस। बहुत ही स्पेसिफिकली इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग अष्टम को पकड़ के मारने लग जाते हैं। अष्टम का काम है परिवर्तन करना। अष्टम का आयु बचाने के लिए बैठा है, वो आयु हरने के लिए नहीं बैठा। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वो कोशिश कर रहा था 24 दिसंबर से कहीं ना कहीं कि जो सस्टेन किया जाए, आयु को मेंटेन किया जाए, लेकिन मेंटेन करने में मुश्किल हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन का फॉर्मेशन भी नजर आता है और दूसरी बात है अपने से अष्टम में गए। फिर राहु अगेन। ठीक है, तो राहु अगेन वही चीज हो गई, सडननेस आएगी राहु की वजह से, बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा चीजों का, तुरंत चीजें होती हैं। फिर शनि, शनि जो है वो बैठे हुए हैं अष्टम में। अब शनि अष्टम के स्वामी नहीं है, शनि स्वामित्व रखते हैं 2nd हाउस का। 2nd हाउस लॉर्ड कैन किल, कैन किल। तो यहाँ पे इनके पास क्षमता है किल कर सकने की। तो यहाँ से यहाँ तक कि अगर हम दशाओं में लगा के देखें तो ये प्रभाव नजर आता है कि अष्टम परिवर्तन दिखाने की कोशिश कर रहा है, राहु जो है वो बीमारी दिखाने की कोशिश करता है, और शनि क्योंकि 2nd लॉर्ड है वो मृत्यु दिखाने की कोशिश करता है। दूसरा फैक्टर, यहाँ पे चंद्रमा 11 नंबर की राशि में बैठे हैं और इस समय के गोचर में अगर हम देखें तो शनि देव जो हैं उनका गोचर 10 नंबर की राशि से हो रहा है। 10 नंबर की राशि से गोचर होने की वजह से कहीं ना कहीं जब यहाँ से शनि बैठेंगे तो उनकी दृष्टि कहाँ पर आएगी? 4th हाउस के ऊपर आएगी, तीसरी दृष्टि। वहीं पे इस समय गोचर में 12 नंबर की राशि में गुरुदेव बैठे हुए हैं। मैं इसको इस डिविजनल चार्ट को वैसे एग्जैक्ट रीड कर रहा हूं जैसे कि एक नॉर्मल कुंडली हो ये। तो नॉर्मल कुंडली में हम देखेंगे शनि का प्रभाव, तीसरी दृष्टि प्रभाव 4th हाउस और 4th हाउस लॉर्ड को प्रभावित करता है। क्योंकि ये चार्ट पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है तो 4th हाउस मदर है। शनि की तीसरी दृष्टि मदर से सेपरेट कर रही है। चंद्रमा की स्थिति को अगर लगा के देख लेंगे तो 7.5 प्रभाव चंद्रमा के ऊपर काम करता हुआ नजर आएगा। इस तरीके से देखा जाए तो ये जो डिविजनल चार्ट बना हुआ है ये सही काम कर रहा है। लास्ट थिंग इज गोचर ट्रांजिट, जिसको सबसे लास्ट में लिया जाता है। तो हम अब जो ड्यूरेशन सेट कर रहे हैं वो है 30 दिसंबर 2022 और 2:46 अप्रॉक्स करके मैंने टाइम डाला है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ट्रांजिट को देखिए। लगन कुंडली 8 नंबर से ही बनाएंगे। ठीक है, 8 नंबर से ये लगन कुंडली बनी है। जिस समय अवधि में ये देह त्याग हुआ है उस समय जो लगन चल रही थी वो चल रही थी 7 नंबर, जो कि 12वें घर को कनेक्ट करती है, सम काइंड ऑफ लॉस। ठीक है, इसके बाद 4th हाउस लॉर्ड शनि अपने घर से 12वें बैठे हैं और किन किन के साथ बैठे हैं? अष्टम के स्वामी के साथ बैठे हैं और 12वें और 7वें के स्वामी के साथ बैठे हैं। अष्टम का स्वामी वक्री अवस्था में है, आयु बचाने की कोशिश भी करे तो नहीं कर पा रहे। ठीक है, जबकि मार्केश, मार्केश कौन? शुक्र, क्योंकि 7th लॉर्ड है वो और 12th लॉर्ड भी है वो,
उस समय के लगन होने के कारण भी मजबूत है और वो कहीं ना कहीं शनि को प्रभावित कर रहे हैं, जो कि 4th हाउस लॉर्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गोचर के अंदर भी कहीं ना कहीं आपका जो फॉर्मेशन है शनि 4th हाउस लॉर्ड वो भाव से 12वें होकर पीड़ित हो रहे हैं, 12वें के स्वामी से, सप्तम स्वामी से, और साथ ही साथ अष्टम के स्वामी से। और अष्टम के स्वामी चेष्टा बल करने की कोशिश कर रहे हैं बचाने की, लेकिन बचा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि जो लगन है, वो जो दिन भर में लगन चल रही होती है, उस समय उसके स्वामी ग्रह कहीं ना कहीं अपने आप में बलवान हो जाया करते हैं। तो ये फॉर्मेशन सपोर्ट करता है कि ये बर्थ टाइम करेक्ट हो सकता है। कुछ लोग इसकी जगह एक दूसरा बर्थ टाइम लेके चलते हैं, वो 9-15 से कुंडली को बनाते हैं और फिर वो इस पर्टिकुलर लगन को लेके चलते हैं। इस लगन में अगर हम देखेंगे तो हमें पहले लगता है चंद्रमा चल रहे हैं, चंद्रमा माता को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कारक हो सकते हैं। सूर्य को उठाएंगे, सूर्य जो है वो इस कुंडली में 11th लॉर्ड है, 12th में बैठे हैं, तो यहाँ से आप फिर ये कहोगे कि ये लॉसेस है, लेकिन ये दोनों अपने आप में पूरी तरीके से 4th हाउस को कनेक्ट नहीं करते। चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो शनि से जुड़ता है, बस एक चीज है, ठीक है। राहु का फॉर्मेशन अगर यहाँ पे लगा के देखने की कोशिश करें तो राहु का संबंध शनि से बन तो जाएगा नक्षत्र के आधार पे, लेकिन भाव को प्रभावित सीधे तौर से नहीं करते हुए नजर आएंगे अगर इस टाइम रेक्टिफिकेशन में इसको देखें। इसी तरीके से शनि को लगाएंगे तो फिर हम कहने लगेंगे कि हाँ 4th हाउस से जुड़ी हुई चीजें होंगी। बुध को आप लगा के लॉसेस दिखाने लगोगे, लेकिन एक ही कंडीशन है, जब ये लॉस होगा, है ना, तो भाव, भावेश और कारक तीनों पे प्रभाव होना चाहिए। भाव, भावेश और कारक तीनों ही प्रभावित होने चाहिए, जो कि मैंने जैसे अभी आपको दिखाया उस पर्टिकुलर केस में कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कर रहे हैं महादशा स्वामी मंगल और अंतरदशा स्वामी राहु। इसीलिए महादशा और अंतरदशा इस बात को इंगित करती है ज्यादा क्लोजली कि इवेंट किस तरफ मूव ऑन हो रही है, ठीक है। अब इनकी जो एग्जैक्ट सिस्टम ऑफ दशा जिसको हम लगा सकते हैं करेक्टली, उसको लगा के देख लेते हैं कि क्या लगन से चलने वाली दशा उनके ऊपर हावी होती है, अन्यथा नहीं हावी होती। तो उसके लिए आप देखिए, सबसे पहले ये लगन कुंडली बनाई हम लोगों ने और दशा के सिस्टम को उठा के हमने मूव किया चंद्रमा की जगह उनके लगन पे। जब हम लगन से दशा को चलाते हैं तो चीजें फिर कनेक्ट होती हुई नजर आएंगी। चंद्रमा की दशा का प्रभाव है लगन से दशा देखी जाए तो, ठीक है। इसके बाद सेकंड प्रभाव जो नजर आता है इस समय 2022 के अंदर, वो नजर आता है आपको शनि से, ठीक है। तो 2022 से 24 शनि का प्रभाव है, हो गए 4th हाउस लॉर्ड की कंडीशन। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो 30 दिसंबर 2022 तक केतु का प्रभाव नजर आता है। सेम डिविजनल चार्ट को ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए चंद्रमा परिवर्तन को, अष्टम को भी कनेक्ट करता है। शनि अगेन 2nd हाउस लॉर्ड 8th में बैठे हुए हैं, ठीक है। केतु लॉस वाले हाउस में बैठे हुए हैं, मोक्ष की बात कर रहे हैं 30 दिसंबर के सुबह तक। और इसके बाद इसके अंदर सूक्ष्म अंतरदशाओं का प्रभाव है, जिसमें बुध का प्रभाव आ जाएगा। बुध अगेन 7th हाउस लॉर्ड बनेंगे D12 के चार्ट में, और इस तरीके से आप चीजों को अगर कनेक्ट करके दशा को लगाओगे तो दिख जाएगा। जहां पे लगन के अंदर भी लगाना चाहेंगे तो चंद्रमा माता के कारक हो गए, शनि जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे 4th हाउस को, केतु जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे मोक्ष को। अगर मदर की बात हो रही है 4th हाउस से देख लीजिए, 4th हाउस और 4th हाउस के लॉर्ड से केतु और बुध की पोजीशन जो है वो 2nd हाउस में है, ठीक है। शनि से देख लीजिए 2nd हाउस में है। उस पर्टिकुलर चीज से 2nd हाउस वो मारक प्रभाव दिखाता है, ठीक है। मार्केश हमेशा 2nd और 7th के आधार पर लिया जाता है। तो शनि जो कि 4th हाउस लॉर्ड है उससे देखें तो ये दोनों ही ग्रह मारक स्थान में माने जाएंगे, और जो 4th हाउस है उससे ये दोनों अष्टम में बैठे हुए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को आप इस दशा को लगाकर भी देख सकते हैं। जैसे जैसे आप थोड़ा सा दशाओं के करीब आते हो, सूक्ष्म दशाओं के करीब आते हो, तो आप एक टाइम फ्रेम के क्लोज आ जाते हो। मैं अभी भी ये एग्जैक्ट नहीं बोलता कि जो हमारा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है वो एग्जैक्ट मिनट बाय मिनट फिक्स है, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें सारी चीजें पूरी तरीके से मैच करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति की कोई पर्टिकुलर इवेंट्स होती हैं तो वो इवेंट्स कम से कम आप जो 4th स्टेज है, देखिए ये 5 सिस्टम होते हैं दशाओं के, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा फेज है। अगर आप चौथे फेज तक चीजों को क्लोज कर लेते हो तो आप अपने बर्थ टाइम को बहुत ही शॉर्ट रेंज के अंदर लाके फिक्स कर सकते हो। इस प्रोसेस को ही बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। सिस्टम वही सिंपल सा चलता है, जो ग्रह जिस भाव का स्वामी है और जो ग्रह जिन भाव को पीड़ित कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, वही चीज आपको कुंडली के अंदर इंप्लीमेंट होती हुई नजर आनी चाहिए। जैसे कि इस फेज में हो रहा था चंद्रमा माता के कारक और भाव
फोर्थ हाउस, इन दोनों के ऊपर के प्रभाव को पहले स्पेसिफाई करना जरूरी था कि मंगल भाव को और कारक को प्रभावित कर रहा है, राहु भी भाव को और कारक को प्रभावित कर रहा है। सिर्फ जो चीज बच रही थी वो थी भावेश। ठीक है, तो भावेश जो है वो गोचरीय प्रभाव में कहीं ना कहीं पीड़ित हो गए। इस वजह से जो बचाने की क्षमता भावेश के पास, शनि के पास होनी चाहिए थी, वो क्षमता शनि नहीं दिखा पाए और इवेंट हो गया। धन्यवाद।